हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों। आज का क्लास जो है क्लास 10th से बायोलॉजी है, जिसको हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहें। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चा जो है अब जो है कोचिंग या फिर ट्यूशन का झंझट न रखें, और फिर जो है जिस तरह से ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो में भी। तो आप लोग बस अंत तक देखें, समझें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास ससमय पहुंच जाए और फिर आप उस वीडियो से 2025 के लिए अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएँ। जब मैं पूर्ण रूप से हर एक टॉपिक को पढ़ा दूं, तो उसके बाद मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो कि 2025 में पूछा जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा दूंगा। तो फिलहाल अभी जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो पहले तो जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है हम लोगों को पोषण के बारे में पढ़ना है, पोषण क्या होता है ना। उसके बाद पोषण के कितने विधि हैं इसके बारे में जानेंगे, पोषण के कितने विधि हैं उसके बारे में जानेंगे, कि पोषण का कितना प्रकार होता है, पोषण के प्रकार के बारे में। उसके बाद प्रपोषण का प्रकार जानेंगे कि प्रपोषण के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद जानेंगे पौधों में पोषण क्या होता है, पौधों में पोषण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि पौधों में पोषण क्या होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, ये सब जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपको जंतुओं में पोषण, ये एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जंतुओं में पोषण, मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का पाचन तंत्र, ये सभी जो है जैव प्रक्रम चैप्टर जो है उसके अंतर्गत आता है। तो हर एक टॉपिक, एक भी टॉपिक ना छूटे, हर एक टॉपिक को जो है पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो बस आप लोगों को करना क्या है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर एक वीडियो को, यानी कि हर एक वीडियो को देखना है और समझना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, और हर एक टॉपिक को समझना है। अगर आप इस तरह से जो है अगर पढ़ेंगे तो आपको 2025 में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ से सहायता मिलेगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो काफ़ी यहाँ से आप सीखेंगे, और जो है आपको एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जो भी आएगा आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए मेहनत तो करना होगा। तो ठीक है, चलते हैं जैव प्रक्रम के बारे में जो है समझ लेते हैं। तो जैव प्रक्रम होता क्या है। तो पहले तो जैव प्रक्रम को समझने के लिए आपको निर्जीव और सजीव में आपको समझना होगा कि निर्जीव क्या होता है और सजीव क्या होता है। इनमें अगर आप अंतर कर लेते हैं तो जैव प्रक्रम भी आप समझ जाइएगा, है ना। तो जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम यानी कि हम पहले क्या करेंगे कि सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे। तो सजीव और निर्जीव क्या होता है। तो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, जिस जगह पे आप या हम रहते हैं, तो वहाँ के जितने भी चारों तरफ के वातावरण पर अगर आप गौर करेंगे, अगर देखेंगे, तो आपको दो चीज़ दिखाई देगा। क्या क्या। तो एक निर्जीव चीज़, दूसरा सजीव चीज़। जैसे कि हरे पेड़ पौधे भी हैं, वो भी एक सजीव हैं, है ना। तो हरे पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, है ना। तो इस प्रकार के जैसे मनुष्य, ये जितने भी चीज़ हैं, ये जितने भी जो जीव हैं, वो सभी क्या हैं, सजीव के अंतर्गत आता है। और निर्जीव जो है, जैसे कि बेंच, डेस्क, दीवार, घर, है कि नहीं, चेयर, टेबल, ये सभी जो है ये निर्जीव हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये निर्जीव है। अगर आप लोगों से पूछ देगा
कि सजीव का और निर्जीव का 5 लक्षण बताएं या 4 लक्षण बताएं कि सजीव और निर्जीव में, या फिर अंतर पूछ दें कि सजीव में और निर्जीव में क्या अंतर होता है। तो बच्चों यहाँ पर सजीव जो है, सजीव देख लीजिए अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है। सजीव जो होता है अपने जैसा क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। उसके बाद सजीव जो है भोजन का पाचन करता है, सजीव श्वसन करता है ना। सजीव जो है भोजन के पाचन के बाद जो होता है बहिष्कृत करना यानी कि मल का त्याग करते हैं, है कि नहीं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। उसके बाद जो है सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान चल करके परिवर्तन, स्थान परिवर्तन भी करते हैं। तो ये सजीवों का क्या है, एक लक्षण है ना। सजीव क्या होता है कि एक दूसरे पर अपने जीवन यापन के लिए डिपेंड भी रहते हैं, जबकि निर्जीव में ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। निर्जीव अपने जैसा संतान की उत्पत्ति तो पहले करता नहीं है, क्योंकि संतान अगर उत्पत्ति करता तो अगर हम एक चेयर खरीदते तो हमारे घर में बहुत सारे चेयर हो जाते अगर एक टेबल लेते तो बहुत सारे टेबलों की संख्या हो जाता। तो निर्जीव पदार्थ जो होता है वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति स्वयं नहीं करता है। दूसरा कि निर्जीव पदार्थ श्वसन की प्रक्रिया नहीं करता है, निर्जीव पदार्थ भोजन नहीं करता है, पाचन नहीं करता है ना, स्थान परिवर्तन नहीं करता है। तो इन सब लक्षणों से क्या होता है कि सजीव और निर्जीव अलग अलग है। जैसा कि आप कहेंगे कि सर पैर तो एक ही जगह रहता है, एक ही जगह खड़ा है, वो तो स्थान परिवर्तन नहीं करता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि पौधे भले ही स्थान परिवर्तन नहीं करता हो, लेकिन पौधे में जो है वो वृद्धि होता है, जो कि ऊंचाई जो कहलाते हैं। पौधे जो छोटा हम लोग एक बीज बोते हैं और पौधा बीज का अंकुरन होता है उसमें, और फिर वो जो पौधा में वृद्धि होता है वही जो है वृद्धि सजीव का एक लक्षण होता है। जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं है कि वो हाइट में भी नहीं बढ़ता है, जहाँ पे जो रखा हुआ है, जितना साइज का रखा हुआ है, बना हुआ है, वही साइज में वो पूरा, यानी कि जब तक वो नष्ट नहीं होता है तब तक वो सेम साइज में रहता है। जबकि सजीव में ऐसा नहीं होता है। सजीव यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे में विकास जब होता है तो वो वृद्धि भी करता है, शरीर में भी विकास होता है, श्वसन भी करता है, भोजन भी करता है, उसका पाचन भी करता है और उसका निष्कासन भी करता है। तो ये सब सजीवों का क्या है, एक मुख्य लक्षण होता है, जो कि निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो हम अपने आसपास के जितने भी चीज़ को देखते हैं तो हमें जैसे कि पहाड़ दिखाई दिया, आकाश दिखाई देता है, पौधे, जानवर, मकान, ज़मीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई देते रहते हैं। और इसमें कुछ जैसे कि आकाश, पहाड़, मकान, ज़मीन ये सब निर्जीव है, जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया और कीड़े मकोड़े ये सब क्या है, सजीव है। सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था होती है और जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाले इन जैविक प्रक्रियाओं में से हमें पता चलता है कि वे सजीव होते हैं। आमतौर पर उड़ती हुई चिड़िया को देखते हैं, दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों को हम श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ आदि का अवलोकन भी करते हैं, जो कि ये सजीव प्राणी हैं। पौधे भी समय के साथ साथ एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सजीव है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतियाँ दिखाई पड़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि संबंधित गतियाँ ये सब परिलक्षित नहीं होती हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सजीव और निर्जीव के बारे में समझ चुके होंगे। और जैव प्रक्रमों को तो हम पहले बता दिए, समझने के लिए आपको सजीव और निर्जीव को समझना बहुत आवश्यक है। तो हम आगे जो देखते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली जो गतियाँ हैं वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है। क्या होती है? आणविक स्तर पर, जो कि दिखाई नहीं देती है। आणविक स्तर का मतलब हो गया कि ये दिखने वाला गति नहीं होता है। जैसे कि गाड़ी जाता है रोड पर तो दिखता है कि गति कर रहा है, यानी कि स्थान परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य या जानवर को आप बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। इसके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक कि ये जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते हों। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है ना। और आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। हम सब जानते हैं कि जीवों का जो शरीर होता है वो किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। जीवों का शरीर किसका बना होता है बच्चों? तो कोशिकाओं का बना होता है।
किसका बना होता है? कोशिका का। अब यहाँ पर जो है उसके जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं और सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास एवं संयोजन की व्यवस्था, जो कि ये निर्जीव में नहीं पाया जाता है। किसी प्रकार का संयोजन नहीं होता है, किसी प्रकार का विन्यास या व्यवस्था नहीं होती है उसमें। जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। जीवित पदार्थों में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का संयोजन होता है जिसके बाद जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य जीवों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर के जीव द्रव्य बनाते हैं जो जीवन के मूल आधार होते हैं। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण उपस्थित होते हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं को की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहा जाता है, जिसका निर्जीवों में अभाव रहता है। ये निर्जीवों में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि सजीव और निर्जीव, सजीव में क्या होता है कि कोशिका यानी कि जीव द्रव्य पाया जाता है। सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, लेकिन निर्जीवों का निर्माण कोशिका से नहीं होता है। निर्जीवों में जीव द्रव्य भी नहीं होता है ना। यही इसी के अभाव से हम उसको निर्जीव वर्ग में रखते हैं। अब चलते हैं और जैव प्रक्रम को समझते हैं। परिभाषा जो है इसको यानी कि किस प्रकार से देना है इसको, जैव प्रक्रम का परिभाषा। तो परिभाषा यहाँ पर जो दिया गया है, कहा गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण बच्चों क्या होता है? तो अनुरक्षण जो है ना एक मेंटेनेंस है जो कि हम लोग करते हैं, या कोई भी जीव जंतु एक मेंटेन करता है अपने आप को। तक मेंटेन कैसे करता है? तो मेंटेन सभी, एक कीड़ा से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु अपने आप में मेंटेनेंस करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे मेंटेन का अर्थ हो गया अपने आप को ठीक रखना, भोजन पानी करना, स्वस्थ जीवित रहने के लिए, है ना, साफ सफाई की व्यवस्था करना। तो ये सभी जो है एक मेंटेन है और यही जैव प्रक्रम भी कहलाता है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी कि मेंटेनेंस होता है, वो जैव प्रक्रम कहते हैं। तो कहेंगे जानवर तो अपने आप को स्वस्थ, तो उसके लिए जो है हम मेंटेन करते हैं, हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, उसको खाना पानी देते हैं, है कि नहीं। मनुष्य भी अपने आप में मेंटेनेंस करते हैं। तो ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट-फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट-फूट इत्यादि को रोकने के लिए जीवों को क्या चीज़ की जरूरत होती है? तो ऊर्जा की जरूरत होती है। तो भैया ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होगा? तो खाएंगे पिएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगा ना। अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, है ना। ऊर्जा तो ऑटोमेटिक शरीर बनाता नहीं है, हम लोग जो खाते पीते हैं तभी जाकर के ऊर्जा का निर्माण होता है अंदर में। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो खाद्य पदार्थ से मिलेगा। और खाद्य पदार्थ जो हम लोग लेते हैं की जो ज़रूरत होता है वही पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। यानी कि पोषण से ही हमें क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। जैविक क्रियाओं के संचालन, तो जैविक यानी कि जीवों का जो क्रिया होता है उसका संचालन यानी कि चलाने के लिए वृद्धि, टूट-फूट, जो वृद्धि उसमें ग्रोथ होता है, जैसे टूट-फूट जाता है, जैसे हड्डी टूट गया, कहीं फूट गया इत्यादि को रोकने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। हम मजबूत रहेंगे तभी तो ये सब को रोक सकते हैं, है ना। ऊर्जावान यानी कि ताकतवर, है ना, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, है कि नहीं। टूट फूट जाए तो उसको जल्दी से भर आना, तो ये सभी जो है ना बिना ऊर्जा का संभव नहीं है। एक कमज़ोर आदमी में ये संभव नहीं है। और वैसे भी ऊर्जा का सभी को आवश्यकता होता है। तो ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो ऊर्जा खाद्य पदार्थ से प्राप्त होगा, जो कि पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। किसकी क्रिया से? पोषण यानी कि जो खाते पीते हैं, है ना, तो उससे हमें ये ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां होती है। और पोषण जो है द्वारा
प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है, जिसको ऑक्सीडेशन और क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पर जो है तो पोषण द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण किया जाता है। सरलीकरण यानी कि तोड़ा जाता है, उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है विभिन्न चरणों में। और उपचयन और अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को हम लोग श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जिसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वसन की प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है, ऑक्सीजन का, एवं ऊर्जा भी इससे मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, ऊर्जा। विहित रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो पूछा जाएगा कि श्वसन क्या है, प्रश्न यहाँ पे उठता है कि श्वसन क्या है। तो हम जवाब देंगे कि विहित रूप से श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बच्चों यहाँ से आप जो है प्रश्न को नोट करके इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं कि श्वसन क्या है। यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब आइए समझते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होता है। एक कोशिकीय जीव में उसका पोषण कैसे होता है ना। तो एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान, अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु कोई खास अंग नहीं होते हैं, क्योंकि इनका सारा शरीर जो है ना पर्यावरण के संपर्क में रहता है। जैसे कि आप अमीबा को जानते हैं, अमीबा का जीवन का जितना भी क्रिया है वो सभी एक ही कोशिका से करता है। जीवन का जितना भी क्रिया होता है वो एक ही कोशिका से करता है। तो क्यों, उसमें कोई खास अंग नहीं है। जैसे कि हम लोगों में खास अंग बनाया जाता है, जैसे भोजन करने के लिए मुंह है, देखने के लिए आँख है, सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान होता है, पाचन के लिए जो है बड़ी आँत छोटी आँत होता है ना, अग्नाशय होता है, पक्वाशय होता है कि नहीं, लीवर होता है। तो उसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि उनका सारा शरीर जो होता है ना वो पर्यावरण के संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाते हैं, पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इसमें विसरण की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की जरूरतें पूरी नहीं होती या नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। अब इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है, परिवहन तंत्र। तो इन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैसें शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होता है, मतलब पहुंचाया जाता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से। किसके द्वारा, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। कि ये जो परिवहन तंत्र है वो एक कोशिका में नहीं होता है, ये बहुकोशिकीय में होता है, जो कि क्या करता है, खाद्य पदार्थों और गैसों को शरीर के सभी कोशिकाओं को इसकी ज़रूरत होती है। सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गैस की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो भोजन है। अगर सभी कोशिका तक अगर सही नहीं पहुँचे तो फिर वो जो शरीर का भाग होगा वो काम करना बंद कर देता है। तो वो किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। जैसे कि आप किसी सामान को मंगाते हैं कहीं से, तो ट्रांसपोर्टिंग के जरिए जो है वो आता है, आपके घर तक पहुँचता है, आप उसको यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से जो है परिवहन तंत्र होता है, जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थ और गैसें जो होती हैं शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाता है। स्थानांतरण का मतलब होता है पहुंचाना। अब है विभिन्न जैविक क्रियाओं के बाद जीवों में कई प्रकार की हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का भी निर्माण होता है।
अब जैविक क्रिया अगर अलग अलग प्रकार, जैसे अलग अलग प्रकार का जो हम लोग जैविक क्रिया करते हैं, जैविक क्रिया का मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग श्वसन करते हैं, जैसे कि हम लोग उत्सर्जन करते हैं, जैसे भोजन का ग्रहण करते हैं, है ना, तो उनसे एक प्रकार का हानिकारक जो है उत्पाद यानी कि उत्पादों का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निकालना बहुत ही ज़्यादा यानी कि अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, और वो कैसे निकलता है, तो उत्सर्जन की क्रिया से होता है। जिनका शरीर से निष्कासन जो होता है वो क्या कैसे होता है, तो उत्सर्जन की क्रिया से होता है। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है। एक कोशिकीय जीवों में यह क्रिया किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। तो एक कोशिकीय में विसरण के द्वारा, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए एक विशिष्ट अंग रहते हैं। और इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि भी करते हैं। सजीवों में नियंत्रण और समन्वय, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाएं भी पाई जाती है, और इन क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुएं निर्जीवों से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि जैव प्रक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैव प्रक्रम को समझने के लिए हम लोग जो है यानी कि सजीव और निर्जीव के बारे में देखें, है ना। तो सजीव और निर्जीव, बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार का जो है यानी कि उत्सर्जन और जो है श्वसन, पोषण ये सब होता है, इसके बारे में देखें। अगला जो टॉपिक है हम लोगों को वो है पोषण। वो क्या है, पोषण। तो पोषण के बारे में हम लोग जो है आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर जो है आगे पोषण का जो प्रकार होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रपोषण के भी प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो हर एक टॉपिक के बारे में चर्चा होगा। तो चलिए हम लोग पोषण के बारे में पहले जान लेते हैं। तो जीवन संबंधी क्रियाओं को अगर सही ढंग से चलाना है, जीवन संबंधी क्रियाओं को अगर सही ढंग से चलाना है, तो फिर भैया दो चीज़ की आवश्यकता होती है। किसकी, अगर सही ढंग से लाइफ प्रोसेस को अगर आपको सही ढंग से चलाना है ना, तो इसके लिए आपको दो चीज़ की प्रमुख आवश्यकता है, जिसके बिना आप किसी चीज़ को सही ढंग से चला ही नहीं सकते हैं। इसके अभाव में जो है आप जीवन का जो सोचिएगा कि प्रत्येक क्रिया सही हो, ये असंभव है। तो वो क्या है, दो चीज़ जिसके बिना जीवन का जो है यानी कि जो पटरी है वो नहीं चल पाएगी। तो वो है, पहला है लगातार जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति का होना। ये तो होना चाहिए। अगर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो रहा है लगातार अगर जीवों में, तो भैया वो तो मर जाएगा ना। जीव ऊर्जा तो चाहिए, ताकत तो चाहिए, चलने के लिए, बोलने के लिए भी ताकत चाहिए, है ना। तो पहला हो गया ऊर्जा की प्राप्ति। दूसरा हो गया जीव द्रव्य तो चाहिए ही चाहिए शरीर को, है ना। शरीर को यानी कि वृद्धि, टूट फूट और मरम्मत के लिए तो जीव द्रव्य चाहिए। तो ये जीव द्रव्य का क्या मसला है, तो जीव द्रव्य है तभी आपका, जैसे कि कहीं कट फट जाता है, घाव हो जाता है, तो वो जो भर जाता है घाव कुछ दिनों में, या फिर अगर हड्डी टूट गया तो हड्डी जो जुड़ जाता है, तो ये सब किसका देन है, तो ये जीव द्रव्य का देन है। इसके बिना असंभव है ये चीज़। तो जीव द्रव्य का होना बहुत अनिवार्य है। तो दो चीज़ों के लिए, इसलिए पहले बता दिया कि जीवन संबंधी जो लाइफ प्रोसेस है ना, उस लाइफ प्रोसेस को सही ढंग से चलाने के लिए शरीर को दो चीज़ की आवश्यकता एकदम 100%। वो क्या है, पहला क्या है, तो पहला है ऊर्जा, दूसरा क्या है, तो दूसरा है जीव द्रव्य। ठीक है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। अब भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व भी कहलाते हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। तो पोषण का ये परिभाषा हो गया कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो पोषण कहलाते हैं। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो अगले जो पार्ट होगा
जीव विज्ञान का, वो हमारा होगा पोषण का विधि, है ना। पोषण के विधि को विस्तार रूप से समझेंगे, जानेंगे, फिर पोषण का जो प्रकार है उसके बारे में भी जानेंगे। तो हर एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, और जो है वीडियो को यानी कि इस चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो आप तक पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।